नमस्ते, मेरा नाम सोनल है, ये आरवम है और आरवम में जैसा परमानेंटली इस शो में अक्षता रहती है तो हमारे साथ अक्षता नंदगोपाल है। बहुत से लोग सबके मन में सबसे पहले यही सवाल आया होगा कि नूपुर कहाँ है या सौरभ कहाँ है। तो नूपुर गुजरात इलेक्शन जाने वाली हैं, सौरभ आते जाते रहते हैं इस शो में। तो अब मैं आई हूँ, पहला एक्सपीरियंस है, थोड़ी सी गुदगुदी भी हो रही है, नर्वसनेस भी है, पता नहीं कैसा परफॉर्म करूँ। मतलब जो सोनल बोल रही है यही है कि सब बिजी है, सिर्फ मैं फ्री हूँ, तो इसलिए मैं हर एपिसोड में हूँ। फिर मतलब जो भी इसके मतलब मेरे राइट साइड में बैठे हैं वो मतलब चेंज हो रहा है, लेकिन वेलकम सोनल, मैं वेलकम करूँगी क्योंकि मैं परमानेंट होस्ट हूँ ना। फ्री से ज्यादा ये कह सकते हैं कि ये अक्षता का शो है, बाकी सब बस साथ में उसको बांधने के लिए ये आते हैं। अच्छा लग रहा है मेरे को कि मैं एक लल्लन टॉप शो होस्ट हूँ। ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल, इंडिया का नंबर 1 पेन रिकवरी जेल। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आरवम का मतलब ही क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है, तो मेरे मन में हमेशा ये जिज्ञासा रही। जब भी मैं साउथ इंडियन खाने के लिए जाती थी और मैं कॉफ़ी लेती थी एंड में, तो वो कॉफ़ी इसमें सर्व करते थे। रीज़न क्या है इसमें सर्व करने का? ये ज़्यादा फ़िल्टर कॉफ़ी बोलते हैं और ज़्यादातर चेन्नई में मिलता है या तमिलनाडु में मिलता है। जब भी आप जाओगे और एक छोटा सा दुकान में जाते हो तो कॉफ़ी शॉप में ऐसे ही देते हैं। और सिल्वर में, ये वाला कटोरी सिल्वर में है क्योंकि हमारे ऑफिस से है। आप ले लो, मैं बताती हूँ कैसे करना है। ओके, ठीक है। तो ये ऐसे ही मतलब ब्रास में मिलता है, जो ऑथेंटिक एक्चुअल ऐसे कटोरी है वो ब्रास में मिलता है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि आपकी कॉफ़ी पहले तो बहुत गर्म है, दूसरी कि अगर आप तमिलनाडु में जाते हो किसी कॉफ़ी शॉप, ऐसे वो ट्रेडिशनल वाले शॉप में शुगर कभी मिक्स नहीं करते हैं, वो नीचे रखते हैं, तो डालते हैं अंदर और यहाँ पे होगा, हाँ, सबसे नीचे। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम ऐसे करते हैं। कर लो, आप ट्राई कर लो ना। वैसे तो कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ कैमरा पे पूरा स्पिल हो सकता है। हाँ, लाइक दिस, बस, हाँ, ओके। तो और फिर मतलब मिक्स करते हैं। तो 2-3 बार शुगर है ना, हाँ। तो ऐसे ही मिक्स कर लो, थोड़ा सा डाल के, थोड़ा सा बस। अच्छा, और फिर पोर करो। तो ऐसे मिक्स करते हैं। और दूसरी चीज़, बहुत गर्म होता है तो थोड़ा लेकर पीते हैं। वैसे यूजुअली एटलीस्ट वैसे करते हैं, कुछ लोग तो प्रेफर करते हैं पूरा पोर करके। अभी तो आप ऑब्सेस्ड हो, थोड़ा लेकर हाँ पीते हैं, हाँ, ये सही तरीका। तो थोड़े से हाँ रख के पी लो बस। और फिर जब आपको चाहिए तो हाँ, आप नहीं मत, कुछ लोग को प्रेफर करते हैं कि पूरा पोर करके पी लो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। वैसे तो मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, तो हाँ, मैं चेन्नई से हूँ लेकिन कॉफ़ी पीती नहीं हूँ। ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कि सब फिल्टर कॉफ़ी पीते हैं वैसे, लेकिन पीती नहीं हूँ। तो एंजॉय योर कॉफ़ी। लेकिन आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन कि क्यों ऐसे आता है। हाँ, राइट वे क्या है इसे पीने का, ये नहीं, मुझे मैं देखी हूँ कि यहाँ पे भी जब ऐसे सर्व करते हैं लोग, तो बस ऐसे ही साइड पे रख देते हैं और फिर पीते हैं इसको। मतलब पता भी नहीं है कि क्या करना है इसके साथ। मैं भी यही करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे नहीं पता अभी था पता है, जितना भी ऊपर कर सकते हो उतना अच्छा है। हाँ, उतना ही झाग भी बनेगा। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, तो कॉफ़ी अभी साइड में रखती हूँ, शो पहले शुरू करती हूँ, बीच में मैं कॉफ़ी पीते रहूँगी। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे तेलंगाना की। एक बहुत हिस्टोरिकल रेफरेंस है 17 सितंबर का वहाँ पर। वजह क्या है, तेलंगाना आंध्रा दोनों ही, क्योंकि अभी राजधानी हैदराबाद है ना। हैदराबाद लिबरेशन डे के नाम से बीजेपी इस दिन को सेलिब्रेट कर रही है, और जो तेलंगाना की राज्य सरकार है, केसीआर की सरकार है, वो इसे सेलिब्रेट कर रही है नेशनल इंटीग्रेशन डे के नाम से। तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि इस दिन का सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी जड़ कहाँ जुड़ी है। तो ये जड़ मतलब रूट्स कहाँ है, वाई एक ही इवेंट को अलग अलग नाम से क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और मेरे को भी उतना ज़्यादा समझ नहीं आया कि लिबरेशन और इंटीग्रेशन में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्या है। वैसे तो सेम मीनिंग है और सेम मैसेजिंग है कि मतलब एक हो गया, ऐसा है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये जो पूरा पॉलिटिकल फाइट हुआ था, पहले तो हैदराबाद लिबरेशन डे अभी सेलिब्रेट करते हैं सितंबर 17 को, जिस दिन, जैसे आप बोल रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की बर्थडे था, जिस दिन चीता सब रिलीज़ किया था, उसी दिन को अमित शाह था हैदराबाद में इस लिबरेशन डे सेलिब्रेशन के लिए। ये पहले साल था जब ये हो रहा था, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ में ये बोल दिया कि हैदराबाद के जो लिबरेशन डे था वो भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बीजेपी बोल रहे हैं कि हम लिबरेशन डे बोलेंगे क्योंकि इस दिन को हमने निज़ाम से लिबरेट कर दिया, इंडियन आर्मी ने लिबरेट कर दिया हैदराबाद को, जो प्रिंसली स्टेट बोलते थे, निज़ाम रूल से लिबरेट कर दिया, तो इसलिए लिबरेशन डे है। असादुद्दीन ओवैसी, AIMIM का जो है, KCR, वो सब बोल रहे हैं कि ये
लिबरेशन डे नहीं है, ये इंटीग्रेशन डे है। तो इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि हैदराबाद उस दिन 17 सितंबर को 1948 में इंटीग्रेट हुआ इंडिया से। तो ओवैसी एक बहुत लंबा चिट्ठी भी लिखा था केसीआर को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बोल दिया कि देखो जितने भी सैक्रिफाइसेस थे हमारे हैदराबाद में, इतने हीरोज़ थे जो बहुत लड़ा था हमारे जुड़ने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए। तो इसलिए मेरे को लगता है कि रादर देन लिबरेशन एक फिटिंग ट्रिब्यूट होगा इंटीग्रेशन बोलना। लेकिन मेरे को लगता है कि इसमें मतलब इतना कंट्रोवर्सी हुआ कि क्या है, लिबरेशन डे है क्या इंटीग्रेशन डे है। कुछ लोग तो कुछ भी बोल रहे थे, जो भी चाहिए था। मतलब जैसे ओवैसी एक बहुत बड़ा तिरंगा यात्रा लिया था, उसके बाद बोल दिया कि ये इंटीग्रेशन डे है। तो जैसे भी मतलब ये दिवस मना रहे थे, मैसेज तो सेम है कि इस दिन पे हैदराबाद को निज़ाम रूल से फ्रीडम मिला था और इंडिया से इंटीग्रेट हुआ। तो लिबरेशन हुआ, इंटीग्रेशन भी हुआ। सो आप बोल सकते हो लिबरेशन डे, इंटीग्रेशन डे जो भी है सेम, तो बिल्कुल मैसेजिंग तो सेम है। हाँ, मतलब इंटेंशन दोनों ही जो नाम है इवेंट का वो सेम है। 17 सितंबर 1948 को निज़ाम रूल से हैदराबाद आज़ाद हुआ आप कह सकते हैं, और इसी दिन ये भारत जो इंडियन यूनियन है उसमें विलय हुआ। एक नाम बार बार, एक शब्द का जिक्र बार बार आया था, रज़ाकार। क्या कौन थे रज़ाकार? और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तो मतलब इलेक्शंस है अगले साल तेलंगाना में, तो नॉट सरप्राइजिंग कि इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स भी हो रहा है लिबरेशन डे पे। रज़ाकर्स ये एक नाम है जो निज़ाम के टाइम में बहुत पॉपुलर था, एक मिलिशिया जैसा था, मिलिट्री है जो उनकी सेना, हाँ सेना जैसा। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे रज़ाकर का मतलब अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है वॉलंटियर। तो जिसको भी ये रज़ाकर बनाना था बन सकता था ट्रेनिंग के साथ। तो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हुआ, और ये रज़ाकर्स को भी राइट मिला था निज़ाम से कि जो भी करना है कर लो प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि 1947 इंडिया को मिला था इंडिपेंडेंस ब्रिटिश से, निज़ाम तो अलायंस में थे ब्रिटिश के साथ, तो उस समय उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल था। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ था और ये निज़ाम बोल रहे थे कि नहीं हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे इंडिया के साथ, उस समय रज़ाकर्स भी बहुत पावरफुल हुआ। और बहुत गाँव में बहुत अलग अलग स्टोरीज़ है, गाँव के अंदर जाकर फिर मतलब लूट करके दे टारगेट हिंदू रिलीजन, दे टारगेट विलेजेस वैसे। तो मतलब बहुत स्टोरीज़ है प्लंडर का, वायलेंस का, रेप, मर्डर वैसे। तो ये रज़ाकर एक बहुत वायलेंट फोर्स है। अभी तो मतलब पूरा पॉलिटिकल भी हुआ है कि क्योंकि लोग बोलते हैं कि जो रज़ाकर्स है ये एक ग्रुप स्टार्ट किया था MIM बोलकर। आप तो शायद MIM से डायरेक्टली AIMIM का कनेक्ट लेते हो। तो ये ग्रुप MIM था जो निज़ाम रूल के टाइम में मतलब पावरफुल था, पॉपुलर था। तो इनका एक लीडर था जिसके नाम था बहादुर यार जंग। इसने स्टार्ट किया ये रज़ाकर मूवमेंट को इन द 1920s, शायद आई थिंक 1938 वैसा बोलते हैं कि ज़्यादा पावरफुल मिला था। तो ये लोग ज़्यादातर बिलीव करता था कि हमको मेंटेन करना है ये मुस्लिम रूल, क्योंकि हैदराबाद एक मुस्लिम रूलर टेरिटरी है, हाँ मुस्लिम रूल का है। तो उनके मिशन यही था कि मुस्लिम रूल रख लीजिए और इंडिया के साथ इंटीग्रेट मत करो। तो यही था रज़ाकर्स। देखो अगर आप निज़ाम्स के बारे में बात करते हैं, ये कहाँ से आया, क्या डिनेस्टी है, ज़्यादातर ये सवाल आएंगे। तो एक्चुअली निज़ाम अगर आप देखोगे ये मुग़ल से ही आए थे, और एक टाइटल था, निज़ाम का मतलब शायद गवर्नर है, तो इसलिए इनको एक टाइटल मिला था और वहाँ से ये निज़ाम रूल शुरू हुआ हैदराबाद में। तो जितने भी एम्परर्स थे उनके नाम हो गया निज़ाम, ये निज़ाम वो। और ये डिनेस्टी जो है असफ जाही डिनेस्टी बोलते थे। तो अगर आप देखोगे जितने भी लीडर्स हैं, आसफ जान द फर्स्ट, आसफ जान द सेकंड, वैसे के नाम हुआ था। और बहुत बड़ा टेरिटरी था हैदराबाद, जो प्रिंसली स्टेट था बहुत बड़ा है। इनिशियली ट्रीटी ऑफ मछलीपट्टनम थोड़ा कट किया था, लेकिन उसके पहले इतना बड़ा था कि आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ले लो, सब इंटीग्रेट करो सबके साथ, हैदराबाद फिर भी सबसे बड़ा था। इतना बड़ा था कि अगर आप मैप में भी देखोगे, जो हम दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, कि एक मैप में कुछ पार्ट्स है महाराष्ट्र के,
कुछ पार्ट्स है कर्नाटका के, नॉर्थ कर्नाटका का, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस साइड का भी बहुत ज़्यादा है, जो प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद एक्चुअली था। तो 1798 में ये अलायंस हुआ था ब्रिटिश और निज़ाम के बीच में कि सब मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बोल दिया कि ठीक है, हम इस जगह को एनेक्स नहीं करेंगे, आपको रूल करने देंगे, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट देना था, ट्रेड का जो भी मिलता था। उस समय हैदराबाद, अभी भी हैदराबाद पर्ल्स बहुत पॉपुलर है, पर्ल्स, डायमंड, ये सब बहुत पॉपुलर है हैदराबाद में। तो जितना भी ट्रेड मिल रहा था निज़ाम्स को, उस एक पोर्शन ब्रिटिश को दे रहे थे वैसे। तो इतना ज़्यादा अलायंस था उनके बीच में कि कुछ प्रॉब्लम नहीं था हैदराबाद में। हैदराबाद बहुत रिच था क्योंकि ये निज़ाम्स जो थे ट्रेड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ था उसमें, और दूसरा चीज़ उनके करेंसी था, उनके फ्लैग था, उनको मोटो था, एंटम था, सब था, जो एक सेपरेट देश जैसा। तो ऐसे ही बहुत सालों से जब भारत में इतना ज़्यादा हम बात करते थे फ्रीडम के बारे में, इस मूवमेंट के बारे में, उसके बारे में, हैदराबाद में सब ठीक था क्योंकि निज़ाम और ब्रिटिश के बीच में ये ऐसे एग्रीमेंट था। तो वैसे ही 1798 में ये हुआ था, और उसके बाद, और जैसे अगर आप देखोगे कि ये निज़ाम रूल में अभी भी हैदराबाद में ये फलकनुमा पैलेस या द चौमहला पैलेस, ये सब निज़ाम के है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये सब निज़ाम ने ये सेटअप किया जो अभी भी हैदराबाद में है। तो अगर आप हैदराबाद जाओगे, ये निज़ाम के जो आर्किटेक्चर है वो अभी भी देख सकते हैं, मुगल्स जैसा है एक्चुअली। बहुत सारे पैलेस के नाम अक्षता ने बताए। नहीं, लोग कमेंट में ये बात बोल रहे थे, और क्योंकि मैंने इस शो में आने से पहले पुराने शोज देखे, उनके कमेंट्स से मैं गो थ्रू हुई, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हमें कल्चरल रेफरेंसेस, हेरिटेज के बारे में, खाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, ताकि जब हम जाएं तो 2-3 चीज़ें अक्षता ने यहाँ बता दी। डायमंड, पर्ल और पर्ल्स, बहुत, ये दोनों बहुत पॉपुलर है हैदराबाद में। वैसे तो पैलेसेस अगर आप देखोगे, गोलकोंडा फोर्ट तो है, चार मीनार, ये दो एक्चुअली कुतुब शाही डिनेस्टी में किया था। इसके पहले, निज़ाम्स के पहले, जो पहले डिनेस्टी था हैदराबाद में, तो एक्चुअली चार मीनार आया था, और उसके जो भी जितना भी सराउंडिंग जगह था वो सब हैदराबाद सिटी बन गया था, इसलिए चार मीनार इतना आइकॉनिक है। तो वो जगह सब पता है, जाना है। गोलकोंडा फोर्ट एक है। निज़ाम की अगर आप देखोगे, चौमहला पैलेस है, फलकनुमा पैलेस जो भी बहुत बहुत ग्रैंड है, ये सब तो निज़ाम के सेटअप थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी उतना टूरिस्ट साइट नहीं है, लेकिन बहुत पॉपुलर है हैदराबाद में। तो ये सब जगह है जो निज़ाम के रूल तो एस्टैब्लिश किया था, अभी भी है वैसे। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जब ये मूवमेंट चल रहा था, तेलंगाना मूवमेंट नाम दिया था ना, जब रजाकार के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा था भारत में विलय होने से पहले, उस वक्त पर कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रोल था? क्या वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे? एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो रज़ाकर्स और जो निज़ाम्स थे वो कम्युनिस्ट पार्टी को भी टारगेट किया था, ये स्टेट कांग्रेस को भी टारगेट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपराइजिंग्स था उस समय। लेकिन जब तक इंडियन आर्मी ना उस समय आया था, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑर्डर किया था, उस समय होम मिनिस्टर था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोल दिया कि मतलब कंटिन्यू कर लो, क्योंकि बहुत बात हो रहा था, डायलॉग हो रहा था निज़ाम के साथ, लेकिन बोल रहे थे कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं इंटीग्रेट करेंगे। तो उस समय इंडियन आर्मी ने अंदर आ गया, और फिर बहुत ईजिली रज़ाकर्स को डिफीट कर दिया, MIM को डिफीट कर दिया, और फिर निज़ाम रूल बंद कर दिया। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे वहाँ पे, और आउटफिट्स थे, ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ तो नहीं था क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं था उस समय हैदराबाद में, लेकिन जितने भी आउटफिट्स थे वो सब भी बहुत एक्टिव थे ये रज़ाकर्स के ख़िलाफ़, और ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स टेकिंग इट फॉरवर्ड एज वेल। तो ये सब भी हो रहा था हैदराबाद में, लेकिन रज़ाकर्स बहुत पावरफुल थे। तो जब तक इंडियन आर्मी नहीं आया, उस समय तक पूरा निज़ाम का ही कंट्रोल था हैदराबाद में। मैंने अक्षता से ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करी, मैंने रिसर्च करी, तो मुझे 3 रीज़न मिले कि इंडियन आर्मी 1948 में क्यों गई थी। जब 1947 में सब कुछ चल रहा था, तो 48 में फिर आर्मी को क्यों भेजा गया? सरदार पटेल ने इतना समय क्यों लगाया? 1947 में ही भेज देते। तो 3 कारण बताए गए। एक तो पहली बात, रज़ाकर वहाँ पर बहुत पावरफुल थे, और जो इनके आखिरी निज़ाम थे मीर उस्मान अली, उनके पास बहुत पैसा था। ये जो निज़ाम थे, इन्होंने UN में भी ये बात दरखास्त डाल दी थी, विड्रॉ कर दिया उसके बाद 1948 के बाद में, जब ये सरदार पटेल के आगे सरेंडर कर दिया, उसके बाद UN से अपनी वो वापस ले ली थी।
तो जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत ये तय हुआ कि इंडियन जो यूनियन है वो कोई भी आर्मी नहीं भेजेगा उस एरिया में, हैदराबाद के जो निज़ाम का रूल है उसमें। लेकिन रजाकर ने जो विद्रोह शुरू किया, वहाँ पर जो लोगों के ऊपर मैसाकर शुरू हुआ, रेप हुए, गांव-गांव गए महिलाओं के घर, और वो कहानियाँ बहुत है। आप इंटरनेट पर अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत तस्वीरें मिलेंगी, बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। तो फिर फाइनली जाकर इंडियन आर्मी तक जब इंडियन यूनियन तक जब ये बात पहुंची तो वहां से आर्मी भेजी गई। आखिरी सवाल पूछूंगी, कैसा सेलिब्रेशन हुआ, मतलब लोगों के बीच में क्या? देखो जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगी कि इंडिपेंडेंस डे आप कैसे मनाते हो घर में, वैसे तो हम सब घर में उतना ज़्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट सेलिब्रेशन है, तो ये एटलीस्ट एक पहले स्टेप हुआ है, क्योंकि इसके पहले पता था कि यहाँ ये लिबरेशन डे था, लेकिन ऐसे रिकग्नाइज हुआ है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो अभी हर साल जैसे हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं अगस्त 15 को, हैदराबाद में सिर्फ इंडिपेंडेंस डे नहीं है, अभी लिबरेशन डे भी सितंबर 17 पे मनाते हैं। ऐसे कुछ कल्चरल फेस्टिवल वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो पहले साल का था। लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह थे, तेलंगाना पहले कभी नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार नोटिफाई किया था कि ऐसे एक लिबरेशन डे हम सेलिब्रेट करेंगे, जो मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी वेलकम किया था। लेकिन मतलब हमने जैसे शुरू कर लिया और बोल दिया कि कंट्रोवर्सी था नाम के ऊपर। तो अगर आप देखोगे कि कैसा सेलिब्रेशन होता है उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी शुरू हुआ है स्टेट फंक्शन से, और इस बार बहुत ज़्यादा हुआ, नेक्स्ट ईयर भी ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्शंस है तो पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट होगा। और ये जो निज़ाम के रूल है ना, जो निज़ाम अभी भी है, वैसे तो बाय द वे अभी एक जो करंट निज़ाम है, जो रूलर है, उनके नाम है मुकरम झा। तो ये मुकरम अभी इंडिया में नहीं है, पता नहीं क्या है। जो लास्ट नोन लोकेशन जो मैं देख रही थी वो ये था कि लास्ट ईयर उनके बर्थडे था अक्टूबर 2021 में, उस समय शायद टर्की में था। तो अभी बोलते हैं कि लिव्स इन लंदन, 3 बार शादी हुआ है उनको, उनका या जो भी है और करेक्ट था, सही हिंदी सॉरी और उनकी तो मतलब उतना ज़्यादा उनका लाइफ बहुत प्राइवेट है, लेकिन बहुत वेल्थी है, क्योंकि ये फलकनुमा पैलेस वैसे बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर अभी भी उनके नाम में ही है, क्योंकि जो लास्ट ब्लड लाइन से जो निज़ाम है वो मुकर्रम है अभी। तो अभी भी निज़ाम है। 17 सितंबर को हमने जो खबरें यहाँ नॉर्थ इंडिया में देखी वो तो 2 खबरें थी, एक तो देश में चीता है, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था। खबरें साउथ में जो चल रही थी उसका अंदाजा हाँ। वो आपको इस शो को देखकर समझ में आया होगा। और अगर आप गूगल करेंगे इस खबर के बारे में तो आपको पता चलेगा कि सेम डे जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव केसीआर, वो और अमित शाह बिल्कुल आसपास रैली कर रहे थे, आसपास इवेंट हो रहे थे, लेकिन एक साथ नहीं थे। ऐसे ही है, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह के बहुत ज़्यादा प्लान्ड इवेंट्स था। आई थिंक उसने एक स्पीच दिया था, देयर वाज एक परेड जैसा हुआ था, पूरा स्टेट फंक्शन जैसे होते हैं, तो होम मिनिस्टर अमित शाह उसमें था। केसीआर का बिल्कुल पूरा अलग आइटिनरी था और एजेंडा था, और ये ऐसे भी है क्योंकि पॉलिटिकल इलेक्शंस आ रहे हैं। TRS जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है वो है केसीआर के पार्टी के, चंद्रशेखर राव के पार्टी। उनका नेशनल एम्बिशंस भी है, अभी बोल रहे हैं कि मैं भी एक कोalition का ऑपोजिशन पार्टीज़ का बना लेंगे, मैं लीड करूंगी। जैसे हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट 4 ऐसे लीडर्स हैं बिल्कुल पूरा कंट्री में, तो केसीआर का भी ये मिशन है। तो उनके अगर आप देखोगे ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ज़्यादा मैसेजिंग यही है कि एंटी बीजेपी है, तो उनके लिए तो अच्छा नहीं होगा कि अगर अमित शाह और केसीआर सेम स्टेज पे है। इसलिए पूरा मतलब अलग इवेंट्स थे हैदराबाद में ही, वैसे तो ओवैसी का भी इवेंट्स था हैदराबाद में ही, और पूरे जगह में इतने पास थे लेकिन कभी मिला नहीं। तो वो आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो दिखेगा, लेकिन आपको ये भी दिखेगा कि ये जो हिस्टोरिकल रेफरेंस है इस दिन का, उसको किस तरह से सेलिब्रेट किया गया। इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं एक व्यक्ति से और बात करना चाहूँगी, मिस्टर पवार। अक्षता ने मुझे उनके बारे में बताया, उनके फादर उस मोमेंट का हिस्सा थे जो रजाकारों के खिलाफ किया गया था, जो विद्रोह चल रहा था, रिबेलियन अगेंस्ट द निज़ाम्स में उनकी फैमिली का बहुत बड़ा स्ट्रगल था। तो इसलिए मेरे को लगा कि ये एक अच्छा वॉइस होगा हमारे शो के लिए। तो हम उनसे सुनते हैं कि उनका क्या इमोशनल कनेक्शन है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। मेरे पिताजी श्री नारायण राव पवार
और उनके साथी जब उन्होंने 4 दिसंबर 1947 को निजाम ऑफ हैदराबाद पर बम डाला था और तत्पश्चात किसी वजह से वो खुद कुछ कर नहीं पाए, सुसाइड अटैक जो था वो नहीं हो पाया और पिताजी को जेल हुई। और जेल होने के बाद उस जेल में ट्रायल जब हुआ और उस ट्रायल में ये निर्णय लिया गया कि नारायण राव पवार को फांसी की शिक्षा दी जाए, चक्कर में उन्हें जेल में रखा गया। और उस समय के मीर उस्मान अली खां निजाम, उनकी हस्ताक्षर के लिए ये फांसी के एग्जीक्यूशन होना टल रहा था, आजकल। और पिताजी को पता था कि फांसी तो हो चुकी है, शिक्षा हो चुकी है, बस कभी भी मेरा एग्जीक्यूशन हो सकता है। लेकिन ऐसे होते 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 वो 11 महीने हो चुके, तब एक तारीख मुकर्रर की गई थी कि 18 सितंबर 1948 को पिताजी को फांसी देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन उसी समय हमारे देश इंडियन यूनियन के सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, उनकी कृपा रही कि उन्होंने निर्णय लिया 13 तारीख को हैदराबाद स्टेट पर एक आक्रमण किया जाए और पुलिस एक्शन की जाए ताकि ज़्यादातर 86% हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था उसको रोका जा सके। 11 महीने तक पिताजी जेल में ही थे और उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा सत्याग्रह वो हुआ और बाद में पिताजी को रिहा भी किया गया। रिहा करने के बाद पिताजी को निमंत्रण आया होम मिनिस्टर से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, कि वो आकर वहाँ पर उनसे मिलें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक मीटिंग में पिताजी को बुलाया गया था और पिताजी को वहाँ पर सत्कार भी किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उस समय उनके उद्गार ऐसे थे कि ये नारायण राव पवार, ये हमारे दक्कन के भगत सिंह हैं। मेरे पिताजी मुझे हर बार कहा करते थे कि बेटा, हमको हमारे देश की रक्षा के लिए हर एक घर से कम एक बंदा फौज में जाना चाहिए और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तू फौज में जाएगा। और मुझे भी बहुत खुशी थी कि मैं पिताजी का ये कार्य पूर्ण कर सका। इतना खुश हुआ कि मैं इंडियन नेवी में 1982 में एज कमीशन ऑफिसर यूपीएससी के थ्रू ज्वाइन हुआ और मुझे गर्व है कि मैं हमारे पिताजी की ये इच्छा पूर्ण कर सका। हैदराबाद में इस पूरे हफ्ते ये खबर चली और थोड़ी थोड़ी खबरें यहाँ भी आई। नेशनल मीडिया का हिस्सा बहुत तो नहीं बनी, लेकिन 2-4 स्टोरीज आपको मिल जाएंगी अगर आप सर्च करेंगे तो। हमने विस्तार से बात की। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ कहना, जोड़ना, घटाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मैं अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ती हूँ जो है रिकमेंडेशन का। इस हफ्ते क्या रिकमेंड करेंगे? तो क्योंकि हम इतना ज़्यादा निज़ाम के बारे में, हैदराबाद की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक बुक रेकमेंड करती हूँ जो मतलब निज़ाम्स के लाइफ और उनके बिल्कुल जो उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो लास्ट निज़ाम के बारे में भी है। ये बुक का नाम है द लास्ट निज़ाम, वेरी फिटिंगली लिखा है जॉन ज़ुबिरित्स्की और उनके पूरा डिटेल्ड इनका इंफॉर्मेशन है कि निज़ाम्स कैसे थे, उनके वेल्थ के बारे में जैसे आप बात कर रहे थे, और फिर जो लास्ट निज़ाम मुकर्रम उनके लाइफ के बारे में। तो ये बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा रीड है। फिल्म्स के बारे में मैंने एक फ़िल्म देखा जो एक्चुअली 2-3 एपिसोड पहले सौरभ और मैंने डिस्कस किया था, एक मलयालम फिल्म के बारे में जिसके पोस्टर पॉटहोल्स के बारे में था और जितना कंट्रोवर्सी हुआ था उसके ऊपर। इस फिल्म का नाम है न्या टान केस कोडू। इसका मतलब है देख लो, केस दे दो बस। वैसा एक टाइटल है। बहुत अच्छा पॉलिटिकल सैटायर है जिसमें पूरा फिल्म में अगर आप देखोगे हर बार टाइटल में मतलब हर सीन के बाद और हर टाइमलाइन में 1 मंथ के बाद 1 मंथ पेट्रोल प्राइस भी लगते हैं वहाँ पे। तो एक पॉलिटिकल सैटायर जैसा है और बहुत अच्छा फिल्म है, मलयालम फिल्म है, OTT पे है अभी। तो वो मेरा रिकमेंडेशन है। आपने जो किताब बताई निज़ाम के बारे में, वो मैं तो पर्सनली ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि इस शो की रिसर्च करने के दौरान मैंने जितना पढ़ा और जिस प्रकार का मैसेकर हुआ था और जितना वायलेंस था जो भी रजाकारों ने किया, उसके बारे में हमने बहुत पढ़ा नहीं, हमें बहुत बताया नहीं जाता। एक आई थिंक स्टोरी है बैरनपल्ली विलेज का, वीर बैरनपल्ली जिनको अब और वो स्टोरी मतलब
आप देख लीजिए कि बहुत बहुत डिस्टर्बिंग है कि क्या हुआ था रज़ाकर्स, और कैसे उस विलेज से दूसरे विलेज तीसरे विलेज जाकर इतना ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कमिट किया, और कुछ नहीं हुआ उनको। मतलब रज़ाकर्स ऐसे ही करते थे और कुछ पूरा अथॉरिटी था उनको ऐसे करने के लिए। और एक इंसिडेंट बोलते हैं कि जलियांवाला बाग जैसा था इसी में, इस बायरनपल्ली विलेज में, जो लोगों को इतना ज़्यादा मैसेकर किया था, मास मैसेकर, जलियांवाला बाग जैसा, तो बहुत कंपेयर किया था उसके साथ। आप बात कर रही हैं, मैं उनका नाम लिख कर लेकर आई थी। एन मलैया नाम है वहाँ पर उस बैरनपल्ली गांव से, जो सरवाइव किए थे। हाँ, और बाद में लोग हैं, 2-3 बहुत से इंटरव्यूज दिए, और ऑन रिकॉर्ड तो नंबर जो है 94 लोगों को, उस गांव के 94 लोगों को मार डाला गया था, और वो बस प्लेजर के लिए किसी आदमी को मार दे रहे थे, काट दे रहे थे, जो भी उनको लगता था कि चैलेंज कर रहा था उनके मुस्लिम रूल को, इसलिए ऐसे प्लंडर किया था और फिर टारगेट किया था। तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। अब मैं चलती हूँ कमेंट सेक्शन की तरफ। जो कमेंट पिछले एपिसोड में आते हैं, हम इस एपिसोड में इंक्लूड करते हैं, उनके जवाब देते हैं। तो पहला कमेंट अक्षता आपके लिए, और जो इस शो की दूसरी होस्ट थी नूपुर, जो अब गुजरात इलेक्शन कवर करने के लिए निकलेंगी, और आप उनको गुजरात, उनकी रिपोर्ट्स आप गुजरात से जो आएंगी वो देख सकते हैं। तो ये कमेंट रॉकिंग ब्रदर नाम के किसी अकाउंट से किया गया था, जिन्होंने लिखा, वी वॉच योर वीडियो एवरी वीकेंड एंड एज लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम बर्थ but was deeply influenced by South India, by its cuisine and culture, mainly Kerala, because many of my neighbors are from Kerala and very intelligent. Please show more cuisines of Kerala and kindly recommend a book from which I can learn Malayalam. वाह, थैंक यू अक्षता। चेची एंड नुपुर चेची, मतलब सिस्टर, चेची तो सिस्टर है। तो दैट वाज नाइस, थैंक यू रॉकिंग ब्रदर। मैं ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड देखकर थोड़ा रिसर्च करके एक बुक रेकमेंड करूँगा जिससे आप मलयालम सीख सकते हैं। मोर क्विजीन्स ऑफ केरला, हम तो मतलब सद्या में पूरा तो कवर कर लिया, लेकिन फिर भी मलाबार क्विजीन के बारे में और बात करेंगे, क्योंकि मलाबार जो है, सद्या अगर आप देखोगे लार्जली वेज है, मलाबार क्विजीन ज़्यादा नॉन वेज भी है, मतलब फ़िश है, चिकन है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बीफ तो मैं मतलब आई स्टे क्लियर ऑफ अभी के लिए, लेकिन हाँ, केरला में बीफ भी बहुत बहुत पॉपुलर है। अगला कमेंट है विवेक का, जिन्होंने लिखा है, इतना छोटा एपिसोड क्यों, कम से कम 1 आवर का एपिसोड होना चाहिए, वी वांट टू नो मोर अबाउट साउथ इंडिया। विवेक की तरह बहुत से लोगों के मन में अक्षता ये सवाल था, और जो मुझे बताया गया कि इस एपिसोड को 20-25 मिनट में रैप करने का रीज़न कि ललन टॉप पर बहुत सारे शोज आते हैं। आप देखेंगे वीकेंड पर नेता नगरी होता है, आरवम होता है, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम होता है, और भी नए शोज लाने की प्लानिंग है। ज़राना रिपब्लिक अब से ललन टॉप पर आएगा। तो इतने सारे शोज से कंटेंट को ओवरडोज ना हो जाए, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि छोटा छोटा करेंगे। एक्चुअली आपकी कन्वीनियंस के लिए है, नहीं ना? हाँ, और लंबा भी चलेगा ना, छोटा एपिसोड होगा। हाँ, थोड़ा करके। हाँ, हमारे कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा कि हम एक स्टोरी पे पूरा एपिसोड रख लेंगे, पूरा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी कमेंट्स देखा था कि क्योंकि इतना टाइम लिमिट है, बहुत छोटा सा, मतलब हर स्टोरी पे फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज कर लिया, हर एपिसोड में एक टॉपिक लेकर फोकस करेंगे। तो बता दीजिए कि कैसे लगता है वो। अच्छा, एक कमेंट है शशांक शुक्ला, एक हिंदी कमेंट है, वो मतलब सोनल की एक्सपर्टीज है जो मैं नहीं लूँगी। शशांक शुक्ला बोल रही थी, आई वांट टू आस्क अक्षता मैम, व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ साउथ इंडियन पीपल रिगार्डिंग नॉर्थ इंडियंस, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेट पोलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द कंट्री। दिस टॉपिक इज नेवर बीन डिस्कस्ड इन आरवम, दो इट्स वेरी रेलिवेंट इन माई ओपिनियन। तो शशांक, देखो, मैं तो मतलब पूरे साउथ इंडिया के लिए बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ये बोल सकती हूँ कि ग्रोइंग अप मेरे को लगता है कि जितना भी क्रिटिसिज्म है नॉर्थ के कि साउथ इंडिया के बारे में पता नहीं है, कि सबको मद्रासीज बोलते हैं, वैसे वो प्रॉब्लम साउथ नॉर्थ के लिए भी है, क्योंकि मेरे को लगता है कि साउथ इंडियन ऑडियंस को भी ज़्यादा एजुकेट करना पड़ेगा कि नॉर्थ इंडिया में कैसे लोग हैं, क्या स्टेट्स है, और स्टेट्स में क्या क्या डिफरेंट टेरिटरीज है, जिसमें बात, कल्चर सब इतना डिफरेंट है। तो जितना भी आप लोग मेरे को एजुकेट करेंगे वो बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि अभी आई थिंक 3 साल हुआ है दिल्ली में, और इतना ज़्यादा मैं भी सीख लिया, क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि साउथ इंडिया में जो परसेप्शन है नॉर्थ के बारे में, वो ज़्यादातर ये है कि उत्तर प्रदेश के अनफॉर्चुनेटली ये है कि बहुत अनसेफ है और बहुत रूरल है। वो मेरे को, मतलब मेरे लिए भी बहुत आई ओपनर था कि ऐसा नहीं है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है इस पे। दोनों ही तरफ से एक जैसी ही बातें हैं। अक्षता ने मेरे लिए जो कमेंट छोड़ा था वो, और एक और कमेंट लेकर मैं क्लोज करूंगी। सुमित सिंह ने लिखा है कि पूरब से पश्चिम
उत्तर से दक्षिण हमारा देश एक है, बोलते सब हैं, पर सही मायने में लोगों को समझाने का बेहतरीन तरीका निकाला है सरपंच जी ने। आरवम की पूरी टीम को धन्यवाद और बधाई। सरपंच मीन्स लीडर इन हिंदी। मैंने सोचा पंचायत पंचायत का जो लीडर होता है, अच्छा सरपंच, वो हाँ, सरपंच। ठीक है, तो ठीक वो है, सही है, सरपंच मिल गया। सौरभ को रेफर कर रहे हैं। थैंक यू सौरभ। हाँ, आखिरी कमेंट है अंकित का। बटुकम्मा इज अ फेस्टिवल ऑफ गॉडेस Durga which is celebrated in Telangana starting from Dashera day 1 till end of Dashera. There will be organization of Batukamma in Telangana Bhavan every year. I would advise you to visit Telangana Bhavan on that day. It is also for state festival. फॉर श्योर अंकित, लास्ट एपिसोड में भी मैं बोल रही थी कि बटुकामा के बारे में हम ज़रूर कवर करेंगे। ये दशहरा के टाइम में आते हैं। दशहरा मतलब हर स्टेट में डिफरेंट तरह से मनाते हैं। ये फेस्टिवल तेलंगाना में बहुत बड़ा है। तेलंगाना भवन हम ज़रूर ट्राई करेंगे। मैं बात करती हूँ उनसे, क्योंकि केरला के टाइम पे हमको इतना ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिला था केरला हाउस में, तो ज़रूर तेलंगाना भवन हम देख लेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। तो वो मतलब आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में देख लूँगी हो जाएगा कि नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ जिसने भी ये कमेंट किया है। मुझे भी बढ़िया बढ़िया खाना वैसे मिलेगा। तो सद्या नहीं मिलता है तेलंगाना भवन में, लेकिन एक्सीलेंट तेलंगाना फूड मिलेगा, आंध्रा फूड जो भी बोलते हैं। कुछ तो भी नया होगा। मैं इसी बात से खुश हूँ। मैंने जब इन लोगों का एपिसोड देखा था, मुझे इतनी क्रेविंग हुई सद्या देखकर। मेरा मन कर रहा था मैं कहाँ जाकर खाऊं, कहाँ ऐसा मिलेगा। तो दिल्ली में तो खैर ऑप्शंस मुझे पता नहीं चले। बहुत ऑप्शंस है, तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एपिसोड के बाद मैं नोट करूंगी, और अगर किसी को पूछना होगा तो कमेंट में पूछेगा, तो अगले एपिसोड में मैं फिर इस बात का जवाब दूंगी। बाकी शो आपको कैसा लगा? कुछ गलती हुई हो, कोई कमी पेशी हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। पहली बार मैंने 5 शो on 10 किया, on 10 मिल गया, 100 on 10 मिल गया। और ऐसे ही 100 on 10 मैं आपको आपकी हिंदी में दूंगी, क्योंकि पिछले जितने भी एपिसोड्स मैंने देखे, इम्प्रूव हो गया ना? हाँ, इम्प्रूव भी हो गया और करूंगी। हमने भी बचपन में यही गलतियां की थी जब हम भाषा सीखे थे। इसीलिए आप अपने प्रति थोड़ा सा काइंड रहिए। Thank you। बहुत अच्छा पेस है आपका, और वन डे आप हमसे भी अच्छी हिंदी बोल लेंगे। हाँ, 10 15 20 साल के बाद। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। अपनी राय, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।